Hello everyone, welcome to my channel. Now we take in our discussion NCLT and NCLAT. NCLT और NCLAT कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 29 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, जो कवर अप करता है सेक्शन 207 से लेके और 234 तक के सारे सेक्शंस. ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो कवर अप है 407 से लेके और 434 तक के सारे सेक्शंस. ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी 407 तो है, उसके बाद में 420 से लेके और 434 तक है. बीच के जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले थे कि एनसीईआरटी में कौन चेयरपर्सन होगा, जुरिसडिक्शन मेंबर, टेक्निकल मेंबर का कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशन वो सब हट गया. ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले 407. तो 407 क्या होता है? 407 में एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर लूंगी, उसके बाद मैं लास्ट में इस चार्ट से रिविजन करवा लूंगी, और ये वाला जो चार्ट है और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर कर लूंगी. ओके, और आप लोगों का कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें कुछ एडिशन होना चाहिए, प्लीज मेंशन इट इन बिलो मेंशन कमेंट सेक्शन. ओके, तो अभी अपन आ जाते हैं 407 के ऊपर. 407 क्या होता है? 407 में बोला है कि कौन एक तो जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर. ठीक है, दो तरह के मेंबर होंगे, जिसमें से जो चेयरपर्सन होगा वो हमेशा ही क्या होगा? 407 में बोला है कि हमेशा ही चेयरपर्सन जुडिशियल मेंबर ही होगा. ठीक है, सेकंड तो 420 में क्या है कि ऑर्डर देगा कौन? ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा. ट्राइब्यूनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद, मतलब ये अपना एक जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें लिखा हुआ है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, ठीक है, लेकिन उसको पहले एक बार उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए अपनी सफाई देने के लिए, तो इस राइट को तो कोई भी हटा ही नहीं सकता, कितना भी कोई भी पावरफुल जज, सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो इवन. लेकिन अगर किसी भी अपराधी को सजा दी जाए उससे पहले उसको पूछेंगे कि बताए हम आपको सजा क्यों ना दे, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग. तो एनसीईआरटी जो होगा अब ये कंपनी से रिलेटेड है सारा. ठीक है, लेकिन प्रोसीजर तो ऑब्वियसली अगर केस वगैरह चल रहे तो प्रोसीजर तो जनरल जो अपने चलते हैं सीआरपीसी और कोड ऑफ सिविल और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उस टाइप के प्रोसीजर चलेंगे. ठीक है, उस टाइप के चलेंगे. फिर मॉडिफिकेशन स्पेसिफिक लॉ के अकॉर्डिंग तो होता ही है. तो इसमें क्या है, सबसे पहले अपना जैसे 420 है तो उसमें बोला है कि ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद. ठीक है, उसके बाद में ऐसा बोला है कि यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता है, ठीक है, उस ऑर्डर की अपील कहाँ कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली अपीलेट ट्रिब्यूनल में यानी एनसीएलएटी में कितने डेज में? 45 प्लस एक्सटेंशन ऑफ 45 डेज में. ठीक है, अपील कर सकते हैं. फिर इसमें ऐसा था कि ऐसा कोई भी जजमेंट जिसमें पार्टीज का कंसेंट के बाद में लिया गया जजमेंट है तो उसकी अपील नहीं की जा सकती. इट्स टोटली ओके विद दैट. फिर इसमें बोला है कि जो अपील की है, जैसे एक केस था, मैं बता देती हूँ. जैसे अपील करने का जो टाइम होता है 45 डेज का, वो खत्म हो गया, उसके बाद में कंपनी में वर्कर्स ने स्ट्राइक की, तो क्या बोलता है जो अपीलेंट, वो बोलता है कि मुझे अपील करनी थी और स्ट्राइक होने की वजह से मैं अपील नहीं कर पाया 45 डेज में, तो आप एक्सटेंशन दो 45 डेज का. तो देखो ऐसा नहीं है कि मना करेगा, लेकिन सीधी सी बात है कि आपने जो 45 डेज खत्म हो गए थे उसके बाद में स्ट्राइक हुई थी, तो उन 45 डेज में आप अपील कर सकते थे, यानी गलती तो आपकी है, तो चाहे तो उसको हाँ कर सकते, चाहे तो मना, मतलब ये जेन्युइन रीजन नहीं है टोटली मिला के. ठीक है, अब आ जाता है, ठीक है, अच्छा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉपी होगी, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या क्या अपील किया, ये वाला इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस करूँ कि 3-4 जो भी क्वेश्चन बने वो इसी में से बने हुए इसलिए. तो देखो अब जैसे एनसीईआरटी ने क्या किया, अपील एक्सेप्ट की, फिर उसने या तो उस ऑर्डर को कंफर्म किया, यानी एज इट इज रहने दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा एनसीईआरटी ने बोला वैसा ही एनसीईआरटी भी बोल रहा है. दूसरा मॉडिफाई किया कि ऐसा है, इसमें ये एडिशन, ये डिडक्शन, ये हटा दो, ये और प्रोविजन जोड़ दो. ठीक है, तो ऐसा करना है पार्टीज को. ये हो गया मॉडिफिकेशन. तीसरा था सेट असाइड, मतलब पूरा ऑर्डर ही खत्म कर दिया और दूसरा अपना नया ऑर्डर पास किया. ठीक है, तो होता है एनसीईआरटी के 3 तरह के ऑर्डर वो दे सकता है, और ऑर्डर देने के बाद जो कॉपी होगी वो पार्टीज को भी देगा और साथ में एनसीईआरटी को भी देगा. ठीक है, तो पार्टीज को और एनसीईआरटी को जब कॉपी मिली थी, अब ऐसा मान रहे हैं कि वापस अगर अपील करनी है तो कहाँ करनी? सुप्रीम कोर्ट में. तो वो जो डे मानेंगे ना कि जहां से कोई सा भी ऑर्डर हो, पास होने के बाद में आपको पार्टीज को उस ऑर्डर की कॉपी देनी होती है, तो जब आपका 45 डेज प्लस 45 डेज, या अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर आप अपील लेकर जा रहे हो तो 60 प्लस 60 डेज, वो कहाँ से काउंट होगा? जिस दिन आपको कॉपी रिसीव हुई उस दिन से काउंट होगा.
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जिस दिन ऑर्डर पास हो गया उस दिन से काउंट हो जाएगा। या फिर इसमें ऐसा होता है कि ऑर्डर पास होने के बाद में कॉपी सेंड कर लेते हैं जनरली तो, लेकिन बाय चांस किसी वजह से कॉपी सेंड नहीं हुई तो जिस दिन आपको रिसीव हुई उसके बाद काउंट करके और आप क्या कर सकते हो 45 डिस्काउंट करके और आप आगे बिल कर सकते हो उस अकॉर्डिंग। ठीक है। एक इसमें सेक्शन 422 है, एक्सपीडियस डिस्पोजल, मतलब जल्दी से जल्दी खत्म करना है। कितने महीने बोले जल्दी से जल्दी में 3 महीने। एक्सटेंशन कितने डेज का दे सकते हैं 90 डेज का, वो भी परमिशन लेने के बाद। देखो जहाँ पे 3 मंथ है वहां पे मंथ ही लिखना, यूं नहीं कि 3 मंथ और 90 डेज तो एक ही होता तो 3+3 कर दो, नहीं 3 मंथ्स प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन। ठीक है। और 90 डेज का एक्सटेंशन सिर्फ तब जब चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट जो है वो हाँ करता है, तो चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट कोई भी एक जना हाँ करता है तो ही आपको क्या है अपील करने का राइट उस एक्सटेंशन का डिस्पोज ऑफ करने का राइट होगा। और उसमें भी क्या है कि जो ऑर्डर दे रहा है एनसीएलटी जो ऑर्डर दे रहा है ना, तो वो रीजन बताएगा कि मैं क्यों 3 महीने में इस केस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाया, रीजन राइटिंग में लिख के बताएगा। उसके बाद में चेयरपर्सन उसको हाँ करेगा कि चलो ठीक है आपको इस केस को डिस्पोज ऑफ करने के 90 डेज और मिलते हैं। ठीक है। तो 3 मंथ्स प्लस 90 डेज एक्सटेंशन इफ रीजन इन राइटिंग सेंड टू चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट इज कंफर्म। फिर आ जाता है सेक्शन 423, मैंने पहले बता दिया हाई कोर्ट बीच में नहीं आया है। जस्ट रिमेंबर हमेशा अपनी जो चलती है सीरीज वो कैसे चलती है, जो भी कोर्ट है उसके बाद में उसका अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद में हाई कोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, पर बीच में यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, सीधा आप जाओगे किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में तब जा सकते हो जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब लास्ट अथॉरिटी कौन सी, एनसीएलटी। हमेशा हमको ये पता होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही डिस्कस किया जा सकता है, उसी के अनुसार अपन मुद्दा उठा सकते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा हो गया कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो क्या कोई रेमेडी हमारे पास नहीं है, तो फिर आप रिट पिटीशन फाइल करो। इस संविधान में ऐसा अधिकार दिया गया है हर इंसान को जो कोई छीन ही नहीं सकता, कोई भी कुछ भी बात हो आप रिट पिटीशन तो फाइल कर ही सकते हो। ठीक है। लेकिन अपील का अधिकार आपको नहीं है अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो। ठीक है। यहाँ तक अपना पूरा जो एक सीरीज चल रहा था, ये पूरा सीरीज था अपना 414 में अपन ने ऑर्डर एनसीएलटी का लिया था। एनसीएलटी अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकता है 2 इयर्स में, अगर उसको कुछ भी लगता है कि इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो नेक्स्ट 2 इयर्स में वो अपने ऑर्डर को मॉडिफाइड भी कर सकता है एनसीएलटी। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एनसीएलटी में 420 में अपन ने क्या किया, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, फिर 421 में अपन अपील लेके गए एनसीएलटी के पास में, फिर 422 के अंदर उसने एक्सपीडियंस डिस्पोजल की बात की और 423 में क्या गया था सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए थे। अब 424 है, 424 एक सिर्फ इतनी सी बात करता है कि जितने भी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में बोले गए पावर्स हैं जज के या फिर अपने जुडिशियल अथॉरिटी के, वो सारे पावर्स यहाँ पे लगेंगे, मतलब डीम्ड जुडिशियल अथॉरिटी मान लिया। रिमेंबर दैट पॉइंट कि यहाँ पे सिर्फ जुडिशियल मेंबर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं पढ़ा है इसलिए अपने को इतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल मेंबर्स भी बैठे और जुडिशियल मेंबर्स भी बैठे एक बेंचेस में। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडिंग्स चल रही है वो डीम्ड जुडिशियल प्रेसिडिंग्स टाइप चल रही है। कैसे, वो समन बुला सकते हैं, यहाँ के जो जज है वो समन मतलब नोटिस भेज सकते हैं। ठीक है, शोकोस नोटिस। दूसरा है ओथ पे ले सकते हैं, मतलब उस इंसान को खुद बुला सकते हैं, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई एफिडेविट ले सकता है एविडेंस के रूप में। ठीक है, एफिडेविट मतलब बताओ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के बताओ, उसको बोलते हैं एफिडेविट। 100 रुपए को तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन स्टाम्प पेपर में मतलब 100% वो सही ही होती है, उसको बोलते हैं अपन स्टाम्प पेपर पे लगे हुए एफिडेविट। ठीक है। फिर इसमें ऐसे भी बोल रखा है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं उससे। ठीक है, उससे कोई रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अगर थे तो आपको सेक्शन 123 और 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट टू द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 123 एंड 124 में जो प्रोविजन है उसको ध्यान में रखना है। एक बात तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आज मैं डिस्कस कर ही लेते हैं, अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट वाला चैप्टर अलग से देखेंगे, बट 3 वर्ड्स हमेशा अपने को लॉ में मिलते हैं। पहला होता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कॉन्ट्रेरी इन एनी अदर लॉ ऑफ टाइम बीइंग इन फोर्स। 1000 बार देखते हैं शब्द, इसका क्या मतलब होता है, मैं हूँ सिर्फ मैं ही मैं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो कोई और है। नॉट विथ स्टैंडिंग सब तरफ से ओवरराइडिंग इफेक्ट है, यहाँ जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर एक्ट टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है। फिर दूसरा जो है एक शब्द अपना है विदाउट प्रेजुडाइज, मैं भी वो भी, मतलब हो सके तो हमको हार्मोनियस करके आप अप्लाई करने की ट्राई करो, उसको बोलते हैं विदाउट प्रेजुडाइज। एक होता है सब्जेक्ट मतलब बाकी सारे पहले, फिर नहीं तो फिर मैं,
वो हो जाता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्पेसिफिक लॉ ऑलरेडी है, प्रोड्यूस करना है अपने को पब्लिक इंटरेस्ट में डॉक्यूमेंट, तो सब्जेक्ट टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 123 और 124 के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो भी लगाने के ट्राई करना, ट्राई। फिर इसमें आ जाता है अपना एनी ऑर्डर में भी, एक आपको हमेशा शब्द दिखता होगा डिक्री, डिक्री तो सुना होगा। अपने जब कोई कोर्ट ऑर्डर पास करता है तो क्या ऑर्डर मतलब फाइनल हो गया, ऑर्डर पास करने के बाद में उसने साइन भी कर दिया। डिक्री शब्द, डिग्री नहीं बोल रही मैं, डिक्री, इसका मतलब ये होता है कि अब वो जो है उसको एनफोर्स करवा सकता है। जब ये सूट पेंडिंग होता है तब डिग्री पास होती है, जिसके अंदर किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को जब एनफोर्स करवाना होता है उसको बोलते हैं डिग्री। मतलब इसका एक मैं बताऊं तो ऑफिशियल स्टेटमेंट बोल दो, ऑफिशियल गैजेट में लिखा हुआ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था कि कोई भी ऑर्डर, तो इतना भी उसके पास पावर है, एनफोर्स द डिग्री। It is decree made by the court as the suit that was pending, send it to the court। और ये जो डिग्री पास का मतलब किसको भेजना पड़ेगा आपको, जो लोकल जुरिस्डिक्शन में जो भी आपके पास एग्जीक्यूटिव, जो भी आपके पास कोर्ट होगा लोकल जुरिस्डिक्शन में, वो इसको एग्जीक्यूट करवाने का काम करेगा ऑर्डर को। अब एक बात है कि अगर ऑर्डर जो है वो किसके अगेंस्ट में, कंपनी के अगेंस्ट में, तो किस जुरिस्डिक्शन में जाएगा वो, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। अगर किसी पर्सन यानी किसी ऑफिसर, डायरेक्टर, मेंबर, शेयर होल्डर के अगेंस्ट में ऑर्डर है तो फिर कहाँ जाएगा वो इंसान जहाँ रहता था, मतलब एक तो उसका रेजिडेंट, ठीक है, वॉलेंटरी रेजिडेंट, और दूसरा या तो उसका जहाँ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट था, अगर खुद का था तो एक तो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, और अगर वो भी नहीं है, फर्स्ट तो रेजिडेंट ही देखोगे, नहीं मिला तो फिर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट देखोगे, अगर कोई है तो वो भी नहीं मिला, तो वो जहाँ पे पर्सनली वर्क फॉर लिंग, अगर कोई भी ऐसा काम करता था, ऑफिस वगैरह लगा के बैठा है वगैरह कुछ भी, ठीक है, तो ऐसा माना गया। ये ऐसे जनरल लॉ के प्रोविजन ही है, बट वो कंपनी सेक्ट में है तो कंपनी बार बार बीच में आएगी, ठीक है, और थोड़ा बहुत कंपनी के अकॉर्डिंग चेंजेस लगेगा, ठीक है, इसलिए इसको डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 421 से लेकर 424 तक के सारे सेक्शंस अपन ने अभी डिस्कस किए, वो भी डिटेल्ड में। अब अपन आ जाते हैं 425 पे। 424 में प्रोसीडिंग्स देख ली, सामान बुलाना, एनफोर्स करना, ओथ पे लेना, एविडेंस कलेक्ट करना, एफिडेविट लेना, पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, और ये सब, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं किस पे, 425 क्या बोला है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। देखो कंटेम्प्ट मतलब होता है, ये सारे लीगल वर्ड्स है जो वन बाय वन अपने को डिस्कस हो रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं। डिक्री देखा अपन ने, वो दिखाई दिया। अभी देखो कंटेम्प्ट मतलब होता है किसी भी कोर्ट को डिसरिप्यूट करना। अगर ऐसा किया जाता है तो यहाँ पे भी वो सारे पावर हो जाए, मतलब उनके पास होंगे जो कि कैसे डील करें, उनके पास क्या क्या पावर होंगे, जो हाई कोर्ट के पास पावर है, और इवन जो एडवोकेट जनरल के पास पावर है। पता है एडवोकेट जनरल कौन होता है, किसी भी स्टेट का जो सबसे बड़ा सरकारी अधिवक्ता होता है उसको बोलता है एडवोकेट जनरल। तो ये सरकारी नहीं, सबसे बड़ा अधिवक्ता होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो उसके पास जो पावर होगा, अगर किसी कोर्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किसी भी तरह से, जिसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्टेम्प्ट कर रहे हो, तो हाई कोर्ट के पास जो पावर है, मतलब वो लोग जो काम कर सकते हैं वो काम यहाँ पे जो अपनी अथॉरिटी वो भी कर सकती है, ठीक है। फिर 426 के अंदर है डेलीगेशन ऑफ पावर। ऑब्वियसली जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर देके आप अपने पावर को डेलीगेट कर सकते हो। डेलीगेट करना और ट्रांसफर करना में फर्क तो होता है। ट्रांसफर मतलब अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसको मैंने पावर दिया है वो ही जिम्मेवार है। लेकिन डेलीगेट मतलब फाइनल जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, मैं अपना काम ज्यादा होने की वजह से कुछ एक्सपर्ट अपॉइंट करके उनको बोला थोड़ा काम तुम कर लो, ये काम तुम कर लो, मतलब फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक मेरे हाथ में है, वो होता है डेलीगेशन, ठीक है। तो डेलीगेशन और ट्रांसफर में फर्क होता है। अब यहाँ पे पावर को क्या किया है, डेलीगेट किया है स्पेसिफिक और जनरल ऑर्डर से, लेकिन यहाँ पे पावर को ट्रांसफर नहीं किया है। दैट इज सेक्शन 426। नाउ वी आर ऑन सेक्शन 427। यहाँ पे देखो जो प्रेसिडेंट मेंबर है, हाँ यहाँ पे सबको पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो जो ऑफिसर्स है, जो मेंबर्स है, जो प्रेसिडेंट है, इन सबको पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। आपको लग रहा होगा पब्लिक सर्वेंट, डीम्ड पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, डीम्ड पब्लिक सर्वेंट। तो इनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, घर मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, गाड़ी घोड़ा सब मिल रहा है। अच्छा ये ही क्या, इनकी जिम्मेदारी भी उतनी है। आपको पब्लिक सर्वेंट के नाम से मैं जनरली बताती हूँ, तो अपने को लगता है ना कि ठीक है ना यार, मतलब इनके पास ज्यादा काम क्या होता है, आराम में, इनके आराम नहीं होता है। वो 15 से 18 घंटे काम करते हैं। जो लोएस्ट लेवल के जो अपन कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं, जो भी ये लोग होते हैं पब्लिक सर्वेंट, ये सब बहुत काम करते हैं। तो उतनी जिम्मेदारी भी है आपकी, ठीक है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, प्लस आपको उतनी फैसिलिटीज भी मिलेगी। मतलब एज पब्लिक सर्वेंट आपको क्या, डीम्ड पब्लिक सर्वेंट माना है ना, मतलब एज पब्लिक सर्वेंट आपको फैसिलिटीज मिली है और उतने आपके पास पावर भी है।
पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके पास कभी भी पावर ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, जितना आपके पास पावर आएगा साथ में चलते चलते रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। ठीक है, तो एज पब्लिक सर्वेंट इनके पास चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो मेंबर हो, उनको उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उतने पावर मिले हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं 488, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शंस टेकन इन गुड फेथ। अभी है ना, देखो ऐसा हुआ कि ऐसे मैं बता देती हूँ, जैसे सपोज कि किसी भी पर्सन का अटैचमेंट के थ्रू जो घर था वो पजेस किया और उसकी जगह एक सरकारी बिल्डिंग बना दी, उस इंसान को लॉस हुआ, डैमेज हुआ, वो बोलते हैं अरे इन्होंने ऐसा किया ना, इस मेंबर के या इस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट क्या करता हूँ, कोर्ट में सूट फाइल कर लेता हूँ। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, आपकी गलती होगी तभी इन्होंने किया ऐसा। ठीक है, तो आपके अगेंस्ट में लॉस और डैमेजेस की वजह से कोई भी सूट प्रेसिडेंट्स चलाई नहीं जा सकती। ठीक है ना, अगर आपने वो काम गुड फेथ में किया है, आपने अपना काम किया है ना, आपने अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज किया है। ठीक है, आपने ऐसा तो नहीं था आपको लगा और आपने उसका घर तोड़ा दिया, हटा दिया, नहीं किया ना ऐसा, कोई ना कोई वजह थी तब आपने उसका घर तोड़ा के वहां पे सरकारी बिल्डिंग बनाई है, या फिर अटैचमेंट को आपने एग्जीक्यूट किया, जो भी किया। ठीक है, तो आपके ऊपर कोई भी इस तरह की सूर्य प्रेसिडेंट्स चलाई नहीं जा सकती अगर आपने गुड फेथ में काम किया है। इसको तो प्रोटेक्शन दिया उनको, एक्शन टेकन इन गुड फेथ इन डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस। Then 489, power to seek assistance of the chief metropolitan magistrate और डायरेक्ट अपन बोल सकते कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन सबकी असिस्टेंट लेनी, मतलब इन सबकी सपोर्ट लेनी। आप एक जगह देखो, ये सिर्फ उस जगह रहेगा जहाँ पे सिक कंपनी या फिर वाइंडिंग अप चल रहा है। ठीक है, सिक कंपनी और वाइंडिंग अप चल रहा है और आपको कस्टडी में लेना है, पोजीशन में लेना है किसी भी चीज को, किसी बिल्डिंग, किसी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो आप इन्फोर्स कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी उस रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर की या फिर वहां के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। ठीक है, तो वो आपको असिस्ट करेंगे, मतलब वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको ऑर्डर लिख के देंगे कि हाँ ठीक है हम अलाउड करते हैं आपको। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, कस्टडी में ले सकते हो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जो कंपनी अगर वाइंडिंग अप में चाह रही है तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चाहे उसकी डॉक्यूमेंट्स हो या उसकी प्रॉपर्टीज हो, तो उसको कस्टडी में पोजीशन में ले सकते हो आफ्टर। मतलब जरूरी नहीं है कि आप अप्रूवल लो, यहाँ पे अप्रूवल नहीं लिखा है, यहाँ पे असिस्टेंस लिखा है, मतलब सपोर्ट। आप गए वहां पर मना कर दिया, उस इंसान ने नहीं दूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपके पास क्या राइट है? तो आप डायरेक्टर का अगर यहाँ पे अगर देखें अपन, तो अगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर का ऑर्डर आया है तो फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देना क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप असिस्टेंस ले सकते हो उस जुरिस्डिक्शन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है? एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। चीफ मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं? जुडिशियल अथॉरिटी। तो यहाँ पे रखा है या तो जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव, जिससे भी आपको असिस्टेंस की जरूरत है आपको मिलेगी वो असिस्टेंस। ठीक है, तो ये लॉ में लिख के दे दिया। अब चलते हैं सेक्शन 430, कब जब सिक कंपनी या वाइंडिंग अप है, ठीक है, उसकी प्रेसिडेंस में आपको कुछ कस्टडी में चाहिए, ये भी बोला है यहाँ पे। ठीक है, सिक कंपनी और वाइंडिंग अप। अच्छा, नोट्स में आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ठीक है, जो भी मैं बोल रही हूँ, और साथ में यहाँ पे वैसे लिखा हुआ भी है, पर अभी एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, लास्ट में रिविजन करवाऊंगी। इस बार मैंने डिटेल में इसलिए डिस्कस किया कि बहुत बार कंप्लेन आ रही थी कि आप स्पीड में बोलते हो या फिर बहुत समरी बोलते हो, समझ नहीं आता है, तो इसलिए इस बार मैंने पूरा डिटेल में कोशिश की है। और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सेक्शन 431, अच्छा इसमें ये बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन, ऐसा है कि एक टेक्निकल मेंबर होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक बेंच बनाई, ठीक है, और बोला था कि एक टेक्निकल एक जुडिशियल मेंबर होगा और वही आपका डिसीजन लेगा। ठीक है, हमने वहां पे दो मेंबर आपको अपन ने देखा, उन्होंने डिसीजन दिया, अपन ने उस डिसीजन को मान भी लिया, एग्जीक्यूट भी कर लिया, अपन तो पार्टी है ना, अपने को क्या पता। बाद में जाके पता चला कि हम जिसको एक जुडिशियल और एक एग्जीक्यूटिव, एक टेक्निकल मेंबर मान रहे थे, वो दोनों ही जुडिशियल मेंबर ही थे। अब हमारी क्या गलती है इसमें? हमारी तो कोई गलती नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है, मतलब उनकी प्रॉब्लम है। तो इसी से जो उन्होंने प्रेसिडेंस, और उनको भी नहीं पता था, वो सोचा था कि ये वाला टेक्निकल मेंबर होगा, मैं तो जुडिशियल हूँ, तो दूसरा वाला था वो सोच रहा था कि मैं जुडिशियल हूँ, ये टेक्निकल मेंबर होगा। तो किसी भी वजह से, या फिर सपोज कि ऐसा हुआ कि ऐसा था कि चेयरपर्सन जो होना चाहिए उस केस का, वो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और गलती से वहां पे बैठा था हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सारी प्रेसिडिंग हो गई, खत्म हो गया, ऑर्डर भी हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट भी करने लगे हम पार्टी है। अब ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में गलतियां, उससे हमको क्या मतलब, हमें तो पता ही नहीं ना हमारी क्या गलती है। तो हमने तो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया, अब जो प्रेसिडिंग अब जो होगी, मतलब पता चलने के बाद कि डिफेक्ट है, जो प्रेसिडिंग होगी वो इनवैलिड होगी अगर हुई तो। ठीक है, वैसे आप प्रेसिडिंग नहीं होगी, लेकिन अगर कोई प्रेसिडिंग पता चलने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन गलत था फिर भी, या फिर कोई वैकेंसी थी
उस ऑफिस में फिर भी डिसीजन ले लिया, कुछ भी था ऐसा, बाद में भी अगर प्रेसिडिंग चली तो वो गलत होगी। उससे पहले की हुई जो भी प्रेसिडिंग्स होगी, जो भी ऑर्डर्स होंगे, वो क्या होंगे, वैलिड माने जाएंगे। जो भी प्रेसिडिंग थी वो भी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, ये बोला है एनी वैकेंसी और डिफेक्ट, ये सेक्शन 431 याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन नो इनवैलिडेट एनी एक्ट और प्रेसिडेंस देयर अंडर। ठीक है, फिर आ जाता है सेक्शन 432। अगर आपको जाना है तो आप खुद जा सकते हो या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हो। कौन आ जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव में? ज्यादातर सारे प्रोफेशनल्स, हम हैं प्रोफेशनल, सीए है, सीएस है, लीगल जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनमें से भी आप किसी को भेज सकते हो या खुद भी जा सकते हो। ठीक है, अपना केस लेकर। सेक्शन 432 के बाद में जाता है 433, लिमिटेशन एक्ट के जितने भी प्रोविजन है वो भी लगेंगे। आपको पता है लिमिटेशन एक्ट में क्या होता है? अगर अपने जैसे इसमें प्रेसिडिंग चल रही है, बीच में कोई भी टाइम पीरियड था जिसमें कोई अरेंजमेंट एग्जीक्यूट किया था, या इनकम टैक्स की रेट पड़ गई थी वो टाइम था, जीएसटी की कोई रेट पड़ी थी, या उनका कोई ऑर्डर आ गया था उस अथॉरिटी का कि सेबी का ऑर्डर आ गया कि इस टाइम पीरियड तक रुकना, तो ऐसा कोई भी पीरियड उसको अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बोला 3 मंथ्स प्लस 90 डेज में आप डिस्पोज ऑफ कर देना केस, तो ऐसा कोई भी ऑर्डर होगा ना तो उसको बीच में से हटा देंगे उस टाइम पीरियड को, जब अपन काउंट करेंगे 3 मंथ। जैसे आप 3 मंथ्स काउंट कर रहे हो तो बीच में 1 या 2 महीने बीच में ऐसा था कि टैक्स की वो रेट पड़ी हुई थी, ठीक है, तो वो 1 महीना हटा दो और उसके बाद में 3 मंथ्स देखो, 1 महीना पहले का, फिर बीच में 1 महीना रेट पड़ी वो हटा दो, फिर बचा हुआ 2 महीना आगे, मतलब आप 1 महीना नहीं 2 महीना लोगे ऐसा, तो उसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में ऐसा लिखा है। फिर लास्ट सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 434 इम्पोर्टेंट है सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, ये एक तरह का ट्रांजिशन प्रोविजन है। अब मैम ट्रांजिशन प्रोविजन तो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2013 का जो केस था, 2013 का एक्ट, अब तो अपना 2020 आया, लेकिन देखो हो सकता है कोई प्रेसिडेंट अभी तक भी पेंडिंग हो तो उनके लिए रेलेवेंट है सिर्फ। इसमें बोल रखा है कि जो भी अपने सीएलबी, आपको पता है 1956 के एक्ट में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ बोर्ड होता था, तो वहां पे कोई भी प्रेसिडेंट चल रही है और पेंडिंग है, ठीक है, चल रही थी, पेंडिंग थी, वो सारी कहाँ ट्रांसफर हो गई थी? एनसीएलटी। जैसे एनसीएलटी आया वैसे है ना, अपना कंपनीज एक्ट तो बहुत पहले आएगा लेकिन एनसीएलटी बहुत बाद में बना, ठीक है, मतलब अभी अभी बना है। तो जैसे ही सीएलबी की सारी प्रेसिडेंट्स कहाँ ट्रांसफर हो जाने वाली है? अपने एनसीएलटी में ट्रांसफर हो जाने वाली है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ट्रांसफर हो जाने वाली है प्रेसिडेंट्स। पर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप वाली ऐसी प्रेसिडेंट जिसका एडवर्टीजमेंट का नोटिस भी क्या हो गया, इश्यू हो गया, वो वाली वॉलेंटरी वाइंडिंग अप की प्रेसिडेंस कहाँ चलती रहेगी? वहीं पर ओल्ड लॉ में ही कंटिन्यू रहेगी, मतलब 1956 के एक्ट में कंटिन्यू रहेगी। ऐसा क्यों बोला? आपको पता होगा वॉलेंटरी वाइंडिंग अप अभी आईपीसी में चला गया है ना, तो कंपनीज एक्ट में उसका प्रोविजन ही नहीं है, तो फिर नए एक्ट में लेके आप करोगे क्या? तो इससे अच्छा जो पुराना वाला एक्ट में जैसे प्रोविजन है वैसे तो खत्म करो, एडवर्टीजमेंट भी वैसे भी इशू हो गया 485 सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये बोला था किसमें, सेक्शन 434 में। सीजी चाहे तो और अलग रूल वगैरह बता सकती है, बना सकती है, सीजी के पास पावर है। कोई कोई बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, वो ये काम करता है, लेकिन हमारे इसमें कहा ऐसा चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बनाएगी, ठीक है। अपने जब सर्कुलर नोटिफिकेशन आते तो एमसीए नोटिफिकेशन आते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो ये पूरा अपना था सेक्शन, चार्ट वगैरह मैंने बना ही रखे। अब मैं बोर्ड से एक बार पूरा रिवाइज करा लेती हूँ। सबसे पहले आ जाता है सेक्शन एनसीईआरटी सीआरटी, चैप्टर कौन सा है अपना, चैप्टर नंबर 20 दिख रहा है कि बोर्ड पे लिखा हुआ दिख, चैप्टर नंबर 29। अपने को आंसर करते हुए सबसे पहले चैप्टर नंबर लिखना होता है 29, उसके बाद में अपने को लिखना होता है ये चैप्टर जो है सेक्शन 407 से सेक्शन 434 तक कवर करता है सारे सेक्शंस, ठीक है। फिर अपन क्या लिखेंगे, 407 में क्या बोला है, जुडिशियल और टेक्निकल 2 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन जो है वो जुडिशियल मेंबर होगा। 420 में बोला है ऑर्डर देगा एनसीएलटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ विनर देने के बाद जो अमेंड कर सकता है ऑर्डर को 2 इयर्स में। अगर देखो यहाँ पे बोला है कि अमेंड वो 2 इयर्स में तभी कर सकता है जब आगे अपील फाइल नहीं हुई है, एनसीएलटी में अपील फाइल नहीं हुई तो ही वो ऑर्डर को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। अपील फाइल होगा उसके बाद वो ऑर्डर अमेंड नहीं कर सकता। ये फिर एनसीएलटी के अंदर बोला है 45 + 45 एक्सटेंशन जो दिया हुआ है उसमें आके बोला अपील फाइल कर लो, ठीक है। लेकिन अगर पार्टीज की कंसेंट से वो ऑर्डर हुआ था तो फिर कोई अपील चलेगा नहीं। वो क्या कर सकता है एनसीएलटी, या तो सेट असाइड कर सकता है, या फिर कंफर्म कर सकता है उस ऑर्डर को, या फिर मॉडिफाई कर सकता है उस ऑर्डर को। सेट असाइड कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, या फिर मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 422 क्या बोलता है,
डिस्पोज ऑफ करना है 3 मंथ्स प्लस 90 डेज में, ठीक है। वो भी अगर ये जो एनसीएलटी है काम कर रहा है तो उसको 3 मंथ्स प्लस 90 डेज में क्या करना है, ऑर्डर को डिस्पोज ऑफ करना है। वो अगर वो 90 डेज का एक्सटेंशन सिर्फ तब मिलेगा जब उसने रिटर्न में क्या बोला है, लिख के दिया रीजंस वगैरह की किस वजह से 3 महीने से ज्यादा लग गए, और प्रेसिडेंट को चेयरपर्सन को लिख के देगा, ठीक है, रीजंस लिख के देगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन अप्रूवल देंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि वो लिख के देगा चेयरपर्सन को, सिर्फ रीजंस राइटिंग में लिख के देना है, अप्रूवल लेना है क्या, लिख के दे दो, बात खत्म। उसके बाद में आगे आराम से केस चलाओ आप 90 डेज का, ठीक है ना, उनके अप्रूवल का वेट मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है उसको रीजंस राइटिंग में लिख के देने किसको, प्रेसिडेंट को और चेयरपर्सन को। फिर आ जाता है सेक्शन 423 क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आप 60 डेज के एक्सटेंशन में अपील फाइल कर सकते हो। 424 इज टोटली अबाउट द प्रोसीजर, जो सिविल प्रोसीजर कोड है अपना 1908 में बना हुआ, उसके सारे जैसे सामान बुलाना, ओथ पे लेना, अटेंडेंस इन्फोर्स करना, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स सब्जेक्ट 123 एंड 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, और एफिडेविट यानी लिखा हुआ सच्ची एफिडेविट लेना उनसे। फिर आ जाता है, हाँ ये मैंने प्रोविजन शायद बोला नहीं, देखो अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन अपने को मिला, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन क्या था, गलत था, डिफॉल्ट था उसमें, जिस पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दिया ना उसको एक तरफ रखते हुए जो दूसरी पार्टी है उसके फेवर में एक्सपर्ट डिसीजन भी दे सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट, मतलब एक ही पार्टी को सुनवाई की, एक ही पार्टी को ध्यान में रखा और एक्सपर्ट डिसीजन दे दिया, दूसरी पार्टी की सुनवाई ही नहीं की, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट। क्योंकि दूसरी पार्टी ने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन गलत दिया ना, या फिर दूसरी पार्टी ऐसी जो आए थे, बुलाया था उनको आए नहीं, आपको 4 नोटिस 5 नोटिस कोर्ट ने बोला आप आओ, ये पार्टी ने आपके ऊपर केस किया है, आप अपना पक्ष रखो, हम हमारा पक्ष रखने ही नहीं आए, तो फिर क्या होगा, जो पार्टी अपने पास है वो जो बोल रही है उसको सही मान के एक्स पार्टी डिसीजन दे देंगे। एक्स पार्टी डिसीजन मतलब एक पार्टी को सुन के डिसीजन। लेकिन अगर बाद में कभी भी पता चलता है या फिर ऐसा पता चलता है कि वो रिप्रेजेंटेशन सही था, या फिर ऐसा पता चलता है ऐसी कोई फैक्ट है जो हमने ध्यान में नहीं रखी जो रखने थे, तो बाद में उसको डिसमिस भी कर सकते हैं, सेट असाइड भी कर सकते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को भी सेट असाइड कर सकते हैं और उस एक्सपर्ट ऑर्डर को भी सेट असाइड करके दोनों पार्टी को सुन के डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे बोली गई थी मैंने। और अगर यहाँ पे एनफोर्समेंट के लिए मैंने आपको बोला था एनफोर्स डिक्री किसको बोलते मैंने बताया था, अगर कुछ भी ऑर्डर जो होता है किसी भी सूट पेंडिंग को, तो उसको अगर इन्फोर्स कराना हो तो उसको डिक्री बोलते हैं। और फाइनली ऑर्डर जो है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर कोई अदर पर्सन है तो उसके कहाँ पे इन्फोर्स कराएंगे, या तो उसका घर जहाँ पे वॉलेंटरी रिजाइड रह रहा है बिजनेस, या फिर जहाँ पे वो वर्क करता है फॉर गेन, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन थे 420 से लेकर 424। अब जो अपन सेक्शन देखेंगे वो देखेंगे देख और इसमें 425 क्या है, पावर टू पनिश कंटेम्प्ट। देखो कंटेम्प्ट शब्द मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो जैसे हाई कोर्ट और एडवोकेट जनरल के पास पावर है वो सारे पावर्स आ जाएंगे इनके पास। फिर 426 के अंदर पावर डेलीगेट बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर, डेलीगेशन हो सकता है, रिस्पांसिबिलिटी किसके पास रहेगी, ओरिजिनल जिसके पास थी। 427 में पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा किस किस को, प्रेसिडेंट को, मेंबर को, ऑफिसर्स को, जैसा आईपीसी सेक्शन 21 में बताया हुआ है वो सब। सेक्शन 428 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट्स और प्रेसिडेंट्स फॉर द लॉस और डैमेजेस, मतलब उन्होंने जो भी काम किया उन्होंने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी की उनकी, तो उनके ऊपर कोई भी सूट या प्रेसिडेंट्स इस रिगार्डिंग नहीं चल सकती है, क्या रिकवर करने के लिए, लॉस और डैमेजेस को कंपनसेट या रिकवर करने के लिए। सेक्शन 429 इज असिस्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स किसकी सिक कंपनी और वाइंडिंग अप इन ऑर्डर टू टेक कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर किसी के जब यहाँ पे वाइंडिंग अप चल रहा है सिक कंपनीज है तो अपने को कस्टडी में लेना है किसी भी प्रॉपर्टी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, तो क्या करना है, अपन सपोर्ट ले सकते हैं किसका, चीफ और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, चीफ और जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल अथॉरिटी। फिर 430 में सिविल कोर्ट के पास, हाँ ये 430 शायद पढ़ाई, सिविल कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है, ठीक है। सिविल कोर्ट जो है नो जुरिस्डिक्शन इन इंजंक्शन और नो इंटरटेन द सूट। इंजंक्शन क्या होता है, कोर्ट में ऐसा वर्ड होता है अपने पास इंजंक्शन जिसमें ऐसे लिखा हुआ होता है कि आप किसी भी
रोक रहे हो, किसी भी प्रेसिडेंट को किसी भी काम को, किसी भी एक्ट को रेस्ट्रेन करना, रोकना, तो ये काम सिविल कोर्ट कर ही नहीं सकता। अब सिविल कोर्ट के पास पावर ही नहीं है ना, काम सारा कहाँ चल रहा है, कंपनी के एनसीईआरटी में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सिविल कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है इंजंक्शन का भी और कोई भी इंटरटेन करने का सूट, कोई पावर नहीं है। 41 में बोल रहा है प्रेसिडेंस इज नॉट इनवैलिड ड्यू टू द वैकेंसी एंड डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी वहां पे अपने वो केस दिखा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चाहिए था, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भेज दिया और उन्होंने प्रेसिडेंट की, तो जितना प्रेसिडेंट हो चुका है वो सारा इनवैलिडेट नहीं माना जाएगा। फिर है अपने पास 433 लिमिटेशन एक्ट की जो लिमिटेशन मैंने बताई थी, जितना टाइम पीरियड अगर कुछ चला था तो वो हटाया था, वो हटा देंगे। फिर 434 में पेंडिंग, जो 1956 में सीआरपी में पेंडिंग, वो सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बताई नहीं थी कि जैसे अपन ने एनसीईआरटी में ट्रांसफर कर लिया था, लेकिन ऐसे कोई भी केस जिसके डिसीजन सीआरपी में आ चुके हैं, अब हमको उसका अपील करना है, तो अपील कहाँ करें, तो अपन वहां पे अपील सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे। मैंने कहा था कि हाई कोर्ट बीच में नहीं आया, पर जब सीएलपी के ऑर्डर के जो भी डिसीजन आए हैं, सीएलपी से जो भी ऑर्डर आए हैं, उनकी अपील हाई कोर्ट में होगी। यस, उनकी अपील हाई कोर्ट में होगी। कितने दिन में, देखो 60 + 60 डेज में, पहले नहीं बोला था, उनकी अपील हाई कोर्ट में होगी 60 + 60 डेज में। और एक एक्सेप्शन अपन ने देखा था वॉलंटरी बाइंडिंग अप था, जिसमें एडवर्टाइजमेंट का इशू नोटिस भी इशू हो गया था, तो वो अभी भी कहाँ चलता रहेगा, और सीएलपी में ही चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये सारे अपने सेक्शंस थे। एक लास्ट बार मैं सेक्शंस रिवाइज करा देती हूँ। देखो सबसे पहले 407 में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, वो तो डेफिनेशन है, ठीक है। फिर आ जाता है 420 ऑर्डर ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। 420 एनसीईआरटी का ऑर्डर, 421 अपील एनसीईआरटी में, 422 डिस्पोज ऑफ एक्सपीडियंस, और 423 अपील टू सुप्रीम कोर्ट, और 424 प्रोसीजर्स, ठीक है। फिर 425 में देखो पनिश, 423 में पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट, सारे पी से शुरू हो रहे हैं। 425 पनिश, 426 पावर डेलीगेट, 427 पब्लिक सर्वेंट, 428 प्रोटेक्शन इफ द एक्ट इज इन गुड फेथ। फिर 429 में सी से देखो, 429 और 430 दोनों सी से। 429 है चीफ मजिस्ट्रेट का असिस्टेंट, 430 है सिविल कोर्ट हैव नो जुरिसडिक्शन। फिर 430 में है प्रोसीजर्स नॉट इनवैलिडेट प्रेसिडेंट्स, 432 लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी ले जा सकता है अपने केस, 433 इज अबाउट द लिमिटेशन एक्ट, एंड 434 इज पेंडिंग प्रोसीजर, जो ट्रांजिशन प्रोविजन था अपना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है क्या, चैप्टर एनसीएलटी 29th चैप्टर है ना, 29th चैप्टर ऑफ द कंपनीज एक्ट। Thank you very much.